नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के 7 सीट पर होने वाले बाई इलेक्शन की तस्वीर। ऑलमोस्ट अगर देखें तो नामांकन की साफ हो चुकी है और सब कुछ ठीक रहा तो 3 सीट पे त्रिकोणीय और 4 सीट पे सीधा मुकाबला होगा भाजपा और कांग्रेस के बीच। त्रिकोणीय वाली सीट की अगर हम बात करें तो झुंझुनू से राजेंद्र गुड़ा ने इंडिपेंडेंट ताल ठोक दी। उन्होंने अपनी पत्नी का भी पर्चा दाखिल कराया है। खींवसर से हनुमान बेनीवाल ने पहली मर्तबा अपनी पत्नी को उतारा है। पहले पिछले बार जब वो सांसद बने थे 2019 में तो भाई को उन्होंने विधायक बनाया था। और एक 84 से बीएपी कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। खैर अगर यूं भी हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 4 सीट पे सीधा मुकाबला है। इन सीटों में से 4 बीजेपी के पास, एक आरएलपी, एक माफ करेगा 4 कांग्रेस, एक बीजेपी, एक आरएलपी और एक बीएपी के पास में है। और इलेक्शन काफी रोचक होगा। परिवारवाद की बातें दोनों तरफ से आएंगे, लेकिन ये बेईमानी होगी। दोनों ही तरफ से परिवार के लोगों पर भरोसा जता है, खासकर जहां दिवंगत जो सदस्य हुए हैं उनके परिवार को लेकर। सलूम्बर में बीजेपी ने जो विधायक है उनकी पत्नी पे, और रामगढ़ में कांग्रेस ने विधायक जो दिवंगत हो गए उनके पुत्र पे दाव खेला है। तो चले खैर इसी तस्वीर पे हम चर्चा करेंगे और किस तरह से टिकटों पर तो खैर चले पार्टी में ऊपर के स्तर पे तय होता है, लेकिन नीचे जो धरातल के कार्यकर्ता है जो वास्तव में चीज को समझते हैं, देखते हैं क्या कुछ हवा बन पा रही है, तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त सुरेश गर्ग साहब भाजपा से, परुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ हैं। अनिल, तो ये माना जा सकता है कि चुनाव में देखिए अब सब स्मार्ट होते हैं और कोई इक्का दुक्का उदाहरण में नहीं कह सकता। अदरवाइज नामांकन जब करने जाते हैं तो पूरी तरह से सब अपने एडवाइजर से लीगल राय और सारी लेके करते हैं, तो खारिज होने का कोई बहुत ही रेयर कोई मामला आता है। तो जो 3 सीटें हैं उन पे त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है और 4 पे सीधी फाइट, ये माना जा सकता है नामांकन को देखते हुए। देखिए लगभग तस्वीर साफ है। 7 सीटें हैं। अब जनता किसके साथ है इन 7 सीटों पर, यह सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर रहेगा। दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी अपने दावे और अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन खींवसर और 84 सीट को देख लिया जाए, उदयपुरवाटी में भी राजेंद्र गुड़ा जो है वहाँ पर ताकत लगाएंगे। तो ये जो 3 सीटें हैं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में बेनिफिट किसको होगा, ये भी एक रोचक मुकाबला होगा। क्योंकि इस सीट की स्थिति को अगर देखा जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले से अलग अलग पार्टियों को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। झुंझुनू जैसी सीट को देख लिया जाए, ओला परिवार के काफ़ी पसंदीदा कहें या फिर उनके चुनाव जो नतीजे रहे काफ़ी पक्ष में रहे हैं। झुंझुनू सीट को खासतौर से देखते हुए तो झुंझुनू काफ़ी दबदबा रहा है ओला परिवार का। वो फैक्टर क्या काम कर पाएगा। हालांकि 96 में जब पहला उपचुनाव हुआ था, जब शिशराम ओला जी सांसद बन गए थे और विजेंद्र ओला जी को चुनाव लड़वाया गया था, तो उस चुनाव के अंदर शिकस्त खानी पड़ी थी विजेंद्र ओला को। दूसरा चुनाव उपचुनाव ये जो है ये अभी उस स्थिति में हो रहा है जब विजेंद्र ओला सांसद बने और वो अपने बेटे को यहाँ पर उपचुनाव के अंदर विधायकी के लिए उतार रहे हैं। रोचक मुकाबला, बेशक नतीजे पुराने आंकड़ों के आधार पर काफी कम प्रभावित होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच में लेके जा रही है। मैसेज जनता के बीच में क्या चल रहा है। परिवारवाद का मुद्दा पार्टियां उठाएंगी, लेकिन क्या जनता के बीच में उस परिवारवाद को देखा जा रहा है, यह सबसे बड़ी बात जनता के बीच में देखने को मिलेगी। फिलहाल चुनावी तस्वीर सामने आ गई है। अब हम देखेंगे कल के बाद में, क्योंकि एक दिन और बचा है नामांकन का। इस नामांकन के बाद में जब जोर आजमाइश होगी, बयानों के तीर चलेंगे, पूरी तरह से ताकत उम्मीदवार लगाएंगे और पार्टियां भी जो है वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी, तब एक चुनावी माहौल बनेगा राजस्थान के अंदर और फिर सीटवार स्थिति का जो है वो आकलन यहां पर हो पाएगा। फिलहाल जो स्थिति है उसमें तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही कि आखिरकार किस मुकाबले में कौन यहां पर आगे आता हुआ नजर आ रहा है। जो स्थितियां फिलहाल यहां पर बनी हुई हैं उनके नतीजे क्या कुछ होंगे। और मिथक तोड़ने की कवायद में सभी दल सभी पार्टियां लगी हुई हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट थी, इसलिए बीजेपी
खुश मिजाज या अच्छी हेल्थ में इसलिए कही जा सकती है कि वो एक सीट लेके आ जाएगी तो भी अच्छी बात है, और यहां पर अगर प्लस करेगी, गेन करेगी, तो एक बहुत बड़ा गेन करने की कोशिश बीजेपी और कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज देने की बात यहां पर होगी। हरियाणा जैसे चुनाव को भी बीजेपी यहां पर भुनाने की कोशिश करेगी, जनता को बताएगी देखिए हरियाणा में हमने जनता ने हमारा कितना साथ दिया, जो माहौल वहां पर नहीं था। तो ये फैक्टर जो है जनता के बीच में देने की कोशिश होगी और कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश होगी कि आप मेहनत करिए, जनता जो है वो बीजेपी को वोट यहाँ पर देने जा रही है। तो काफी रोचक मुकाबला होने वाला है 7 सीटों पर। बिल्कुल, हरियाणा का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सबक लिया होगा, क्योंकि बीजेपी यह कह करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकती है अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जिस पार्टी को एग्जिट पोल्स, रिपोर्टर्स के पोल कोई भी सीटें नहीं दे रहे थे, सरकार की वापसी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो धरातल पे काम किया वो वोट में तब्दील हो सकता है, इसे भुनाया जा सकता है। निश्चित रूप से इस पे ना केवल बाई इलेक्शन में राजस्थान में 48 सीट पर 14 राज्यों की पे बाई इलेक्शन हो रहा है, 3 सीट पर लोकसभा का बाई इलेक्शन है और 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये उदाहरण काफ़ी एक सीनियर लीडर, मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने बाकायदा इस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। लेकिन सबक कांग्रेस को भी लेना होगा कि सबको हमें सीट दे रहे थे और सत्ता दे रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। कहीं हवा में तो नहीं थे, धरातल पे कार्यकर्ताओं की क्या पोजीशन थी। अगर वाकई, मैं पहले भी कहता हूं कि विफलता और सफलता दोनों में ही कुछ ना कुछ राज ऐसे तैरते दिखाई देते हैं, अगर आप उसे बारीकी से देखें, जिससे हमें सबक लेना चाहिए। टूटने से ज़्यादा ज़रूरत है कांग्रेस को उससे लेसन लेना। पौरुष जी, आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, बीजेपी आपके खाते से एक भी सीट लेती है तो बीजेपी के ढोल बजना तय है, वो कहेगी कि आज भी जनता हमारे साथ में है। हालांकि अगर सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है तो राजस्थान में उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कांग्रेस भी जीत जाती है तो यहाँ सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चुनाव ऐसे मोड पे हैं और बीजेपी के पास में जो मेजोरिटी है वह अच्छी खासी है, तो कोई सेहत पर सरकार की भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले दिनों के कोई चुनाव होंगे, उसके लिए एक उदाहरण जरूर पेश किया जाएगा कि देखिए, सरकार आती है तो कहेंगे कि भजन लाल ने 1 साल से पहले ही कई ऐसे नायाब उदाहरण पेश किए जिसकी वजह से जनता जुड़ती चली गई, और ये उसी का परिणाम है। दूसरी तरफ अगर पक्ष में नहीं आते हैं तो कांग्रेस ये बात हर जगह कहती रहेगी कि एक ही साल में सरकार को नकार दिया है। खैर, लेकिन चुनौती अब पौरुष जी आपके पास में है और कांग्रेस को इसमें मुकाबला करना है, क्योंकि 4 सीट आपके खाते में, तो बचाए रखना। और आप लोग जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सीटें हमारी बढ़ेंगी, तो आधार क्या रहेगा इसका? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो जैसा कि आपने कहा कि भाई ये जो चुनाव है ये किसी कोई इस उपचुनाव से ना तो सरकार बनने वाली, ना इससे सरकार बिगड़ने वाली। पर आमतौर पे जो एक सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए और अब तक के जो अनुभव देखे जाएँ तो जहाँ पर भी कहीं उपचुनाव होते हैं तो वो वहाँ की राज्य सरकार के कामकाज का असेसमेंट होते हैं। और देखिए, बीजेपी जो है वो राज्य में बतौर सर्कस चलाने के तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सफल रही है। इस पार्टी ने लोगों का मनोरंजन बहुत भरपूर किया है, परंतु बतौर सरकार यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। देखिए, लोग कानून व्यवस्था का मामला उठा करके सत्ता में आए। आज स्थिति इनकी ये हो गई कि आज राज्य के अंदर 2 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल तक की वृद्धा तक सुरक्षित नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिलती है। राज्य की महिला आईपीएस ऑफिसर की जासूसी उसके खुद के स्टाफ वाले करते हैं, और राज्य की महिला एसएचओ जो होती है उसके स्टाफ के साथ होने के बावजूद गुंडे उसको रास्ते में रोकते हैं, और वो जब उनका विरोध करती है उसके साथ छेड़खानी होती है, और वो जब संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए जाती है तो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती, इमदाद मांगती है उसको इमदाद नहीं मिलती। और बाकी अन्य साधारण लोगों की राज्य की में कानून व्यवस्था के मामले में क्या स्थिति है वो हम इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, इन्होंने बातें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी करी। असर होगा कुछ चुनाव पे? बिल्कुल निश्चित तौर पे योगेंद्र जी। देखिए, ये उपचुनाव जो है ये सरकार का कामकाज का असेसमेंट ही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, तभी उनके इस प्रकार के बयान आए कि भाई हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, हम तो एक सीट पे पहले 7 में से एक सीट पे हम लोग थे, अगर हम एक जीत जाएंगे तो हमारी जीत है। आपकी एक जीत नहीं है, आपको कायदे से देखा जाए तो आपको 7 में से 7 नंबर लाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर साहब मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जनता की स्थिति नहीं, आपके खुद की पार्टी के कार्यकर्ता आपसे बुरी तरह हताश हैं। आपकी इस 25 सरकार के अंदर आपके विधायकों की नहीं चल रही, नौकरशाही आपकी सरकार को चलाती है। आप अपने खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए देखिए नियुक्तियां निकाली। आपने योगेंद्र जी देखा होगा कि इन्होंने जो है मनोनीत पार्षदों की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली थी, और मैंने फेसबुक पे उन पे बहुत से लोगों को मालाएं पहनते हुए देखा, अपने परिचितों से, रिश्तेदारों से मिठाइयां बांटते हुए देखा, मिठाइयां खाते हुए देखा, और दूसरे दिन ये सरकार जो है
अपनी अपनी खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं के की खुशियों के ऊपर वज्रपात करते हुए उनकी नियुक्तियों को कैंसिल कर देती है। ये सरकार यूटर्न सरकार है। ये अधिकारियों की नियुक्तियां, अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट निकलती है, शाम को कैंसिल हो जाती है, टीचर्स की ट्रांसफर की लिस्ट निकलती है, शाम को कैंसिल हो जाती है। तो ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर अब तक समझ नहीं पाई, और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, पर तो देखिए ये चुनाव जो है राज्य की जनता के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक, मोदी जी तक, अमित शाह जी तक और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व तक इस बात का मैसेज जनता देगी निश्चित तौर पे। ये सरकार चलाना बंद कीजिए, सरकार चलाना शुरू कीजिए। हम आपके झूठे झांसे में आकर के हमने आपको वोट दे दिए, परंतु हमने आपको पहले शुरू में एक उपचुनाव में चेताया था, बाद में हमने आपको 11 लोकसभा सीटों पर चेताया था, अब आपको पूरे 7 सीटों पर आकर के हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, वरना आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। तो आपको तो फायदा नहीं, सुधरेंगे तो निश्चित तौर पे, परंतु देखिए हम निश्चित तौर पे लाभ की दृष्टि से बात करें तो पौरोजिस क्यों सुधारना चाह रहे हो? बने रहने दीजिए ऐसे ही। योगेंद्र जी देखिए, निश्चित तौर पे लाभ की दृष्टि से बात की जाए तो अच्छी बात है, हम तो, लेकिन परंतु देखिए हम राजनीति करने के लिए, चाहे भले ये लोग आए, हम लोग आए, तो हम लोग हमारे करने के लिए थोड़ा राजनीति में आते हैं। हम तो बिल्कुल वो बात की बात है, हम सत्ता में विपक्ष में, परंतु प्राथमिकता तो इनकी भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए। तो आप चाहते हैं कि जनता का हित, जो सरकार चुन के जनता के हित के लिए आई है, उसका भी ख्याल रखा जाए। निश्चित आप अपने हित से ज्यादा जनता के हित की बात निश्चित। सुरेश गर्ग साहब जवाब देंगे, आपके सवालों को बहुत बेबाक तरीके से सुना है। सुरेश जी, सरकार आपकी है, ये तो कहा जा सकता है कि सीट एक है बीजेपी की, लेकिन देखिए चुनाव में और सरकार कांग्रेस के पाले में ये बात कह करके उन्हें चुनौती की गेंद नहीं फेंकी जा सकती केवल कि चले 4 सीट आपके पास में, आपके सामने बड़ी चुनौती है। सरकार है, चुनौती आपकी है, ये लोगों पे आरोप लगते रहेंगे। इसमें कोई अलग आरोप नहीं लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। जो सत्ता में पार्टी होती है, अपोजिशन में जो पार्टी होती है, वो एक आरोप तो सेट है कि संसाधनों का, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार के पदों का दुरुपयोग, ये तमाम चीजें आएंगी। ये अभी सौभाग्यशाली है राजस्थान के, अभी तक प्रतिपक्ष की ओर से हमले नहीं हुए हैं आप पर, लेकिन ये बातें आएंगी क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही लगाते थे। अभी आपने सुना कि एजेंडे को बेस बना करके कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और उसी के आधार पर चुनाव जीत के आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो अब तक 11 महीने तक भजन लाल जी ने जो काम किया, उनको लेके जनता के बीच में जाएगी। जो हमने जनता के मुद्दे, जनता की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया है, उसको लेके जा रही है। अब इन्होंने खुद ने ही आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोल दिया कि भाई ये सरकार 5 साल तक रहेगी, तो एक चीज का तो स्टाम्प इन्होंने लगा ही दिया कि 5 साल तक रहेगी, तो 5 साल तक तो भारतीय जनता आप लोग नहीं मानते इस बात को सर? आपको पूरा समय दूंगा मैं। तो अब 5 साल तक तो रहेगी, ये तो इन्होंने मान लिया। दूसरा ये कि हमने जनता के लिए क्या किया। 11 महीने 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। 16 दिसंबर को ही हमने SIT गठित कर दी, जो हमारा संकल्प पत्र के अंदर वादा था। 16 दिसंबर को हमने SIT गठित की। आज SCB SOG ने 200 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो भ्रष्टाचारी थे। हमने कहा किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, हमने 2000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ा दी। हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया। हमने कहा कि सामाजिक पेंशन बढ़ाएंगे, हमने सामाजिक पेंशन बढ़ा दी। हमने कहा कि दिन में बिजली देंगे, तो हम वादा करें कि 2027 तक दिन में किसानों को बिजली देंगे। हमने कहा कि हम युवा 70 लाख युवाओं को आशा है भजन लाल जी से कि वो हमको नौकरी देंगे। हम उस पर भी खरे उतर रहे कि हमने 45,000 नियुक्तियां दे दी है और 1 लाख के लगभग की विज्ञप्तियां जारी हो गई है। 4 लाख नियुक्ति देने का वादा है, वो हम पूरा कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल के अंदर 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा किया था, लेकिन 5 साल में सिर्फ 1,35,000 नियुक्ति दी है। वो हम 1 साल में या 1.5 साल में पूरा कर लेंगे। तो जब जनता के हित में भजन लाल जी पूरे 11 महीने से काम कर रहे हैं, तो फिर जनता हमसे क्यों नाराज होगी? जनता को जो चाहिए वो हम देने को तैयार है। हमने कहा कि ERCP, हमारी सरकार आते ही हमने ERCP पे समझौता हो गया साहब। इनने तो 5 साल लटकाए भटकाए रखा था। गजेंद्र सिंह जी बेचारे 3-3 बार जयपुर में आके मीटिंग कर ली थी और यहाँ आके बैठ के थे। मुख्यमंत्री जी की सहमति थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब हो जाते थे, जलदाय मंत्री इनके गायब हो जाते थे। तो ये इनकी स्थिति रही है। अब यमुना जल समझौता, हमने कहा कि हम शेखावती को यमुना से जल पिलाएंगे। इनने क्या किया? हरियाणा के चुनाव के अंदर इनके घोषणा पत्र में, जिसके अंदर राजस्थान के ये नेता गए थे ना वहां पे प्रचार करने, वो उस घोषणा पत्र के अंदर शामिल थे कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में आ जाएगी तो हम ये यमुना जल समझौता उसको रद्द कर देंगे। इसका मतलब ये कि राजस्थान की जनता के साथ ये अन्याय करने वाले थे। तो जब जनता को ये पता कि ये 5 साल में इन्होंने जनता को कितना परेशान किया, महिला अत्याचार, आज आप मानोगे
मेवात एरिया के अंदर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है। आज 70% से ज्यादा साइबर क्राइम मेवात एरिया के अंदर कम हुए हैं। आप ताजुब करोगे, 2.5 लाख एक्टिव सिम वो कैंसिल हुई है, रद्द की है। वो 2.5 लाख एक्टिव सिम जिसमें 1000-2000 की पॉपुलेशन में होगी, 2.5 लाख सिम एक्टिव हो रही थी, उससे फर्जीवाड़ा हो रहा था। वो किनके शासन में हो रहा था? इन्हीं के शासन में हो रहा था ना। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल जब्त किए, इनने क्यों नहीं किए? अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे कोई मिलने वाला, उसका फोन आया कि बोले भाई यार आज मोटरसाइकिल मिल गई। 3 साल पहले चोरी की गई मोटरसाइकिल भजन लाल जी की सरकार में मिल गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। अगर किसी ने FIR लॉन्च कराई, उसके दूसरे या तीसरे दिन अगर एक्टिवा मिल जाती है तो ये भजन लाल जी की उपलब्धि है। यहाँ पे क्राइम करने के बाद में उसको तुरंत पकड़ना ये बहुत बड़ी बात है। आप तो नींद में आराम करते थे, क्राइम हो रहा है, आपको तो बाड़ेबंदी में रहना, कभी जैसलमेर के होटल में ऐशो आराम करना था, कभी मानेसर की होटल में अध्यक्ष जी को आवारा निकम्मा नकारा बोल देना। उसमें इन्होंने 5 साल सरकार चलाई। हम सरकार चला रहे हैं, अच्छी तरीके से चला रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम होगा कि हम 7 सीटें जीत के आएंगे, निश्चित रूप से जीत आएंगे। और हमारे कैंडिडेट इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, तो वो सब जीत के आएंगे। इसलिए हमें तो कोई डर वाली बात नहीं है। कांग्रेस चाहे कुछ भी बोले या एक उदाहरण दे दे कि हमने जनता के खिलाफ में ये काम कर दिया। बिजली की बातें हैं तो बिजली के अंदर इन्होंने ही दरें बढ़ाई थी, इन्होंने का पेट्रोल, अरे भाई हमने तो सरकार आते ही 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम राजस्थान में कम किए। आपको तो एसोसिएशन ने स्ट्राइक की थी, एसोसिएशन को कहा कि नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन हमने तो आते ही किए ना। तो ये सब जनता देख रही है साहब, और उसी का निर्णय रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा, 7 सीटें हम जीत के आएंगे। ये बड़ी चुनौती दी है पौरुष जी आपको कि एक उदाहरण ऐसा बता दो जिससे जनता नाराज हो भजनलाल सरकार के फैसले से। देखिए अभी तो भजनलाल जी पे बात करें, बहुत अच्छी बात है कि स्टेट का चुना है। मोदी साहब के फैसले भी अभी इसमें आएंगे और इनके पास नेता है तो उसको बुनाएंगे। आप कोई उदाहरण बता दीजिए। योगेंद्र जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक इनकी सिर्फ एक थ्योरी होती है कि जनता के सामने और TV8 में वो झूठ बोलो और सिर्फ झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई, इन्होंने अभी बहुत लंबी चौड़ी बातें करी, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि किसान निधि सम्मेलन, किसान निधि के बारे में इन्होंने बात करी। आपको ध्यान होगा कि इनका जो वादा था वो 6000 से बढ़ा करके 12000 करने का था। इन्होंने किसान सम्मान निधि को सिर्फ 2000 रुपये बढ़ाया। MSP सुनो, मेरे बात सुनो, MSP सुनो, नहीं आपने 2000 बढ़ाया, आपने स्टेट में 2000 बढ़ाया अभी पूरी फहरिस्त, अभी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। MSP देखिए, इन्होंने किसानों का 2700 रुपए करने का वादा किया था। इन्होंने जब बजट लेकर के आया तो उसमें इन्होंने 150 रुपए बढ़ाए खाली। उसके अलावा कानून व्यवस्था की बड़ी बातें कर रहे थे। हमारे गांव में कहावत होती है कि भाई घी अलग रहता है। आज प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई, योगेंद्र जी हम सब जो है इस बात के साक्षी है। मुख्यमंत्री जी को आज से पहले राजस्थान में कभी जान से मारने की धमकी नहीं मिली। कभी ऐसा नहीं होता कि महिला IPS की जासूसी उसी के खुद के कर्मचारी कर रहे हैं, और किन अपराधियों के लिए कर रहे हैं ये बात सामने आनी अभी बाकी है। उसके बाद देखिए, मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा, दूसरी बात देखिए, मैं आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगा। इन्होंने आंकड़ों में हेराफेरी करके 6.5% की इन्होंने अपराधियों की गिरावट बताई कि तुलनात्मक हमारे सामने में, जबकि इनके यहाँ तो FIR दर्ज होना ही बंद हो गई। आप किसी भी थाने में चले जाइए, आपके FIR जो है दर्ज कैसे होती है, उस बात का उदाहरण आपकी खुद की महिला SHO है कि जब उसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ होती है और वो संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने के लिए जाती है, जब महिला SHO की रिपोर्ट दर्ज खुद की दूसरे थाने में नहीं होती है, तो आम जनता में और आम महिलाओं की क्या स्थिति होती होगी वो सबको पता है। और आपने भी पेट्रोल के बारे में बातें की थी। पेट्रोल में सबने सुना इस बात को कि प्रधानमंत्री जी कहते थे, बोले मित्रों मेरी सरकार बनने दो, मैं पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है वहां से कम कीमतें यहाँ पे करवा दूंगा। क्या स्थिति हुई? क्या पड़ोसी राज्यों के बराबर में पेट्रोल कीमतें हो गई और आप बिजली पे बड़े हल्ले मचाया करते थे? घर साहब आप लोग कहा करते थे बोले कि साहब पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली जो है अशोक गहलोत सरकार दे रही है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपने आते सबसे पहले सरकार में आने के बाद क्या किया? आपने सबसे पहले तो जो स्थायी शुल्क है उसमें आपने वृद्धि कर दी आते ही। फिर उसके बाद फ्यूल सरचार्ज जो हमारे द्वारा बिल्कुल लगभग माफ कर दिए गए थे, आपके द्वारा जो है वो फ्यूल सरचार्ज में वापस बढ़ोतरी कर दी गई। हमारे द्वारा जो प्रति उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली का जो फ्री रजिस्ट्रेशन था वो आपने बंद कर दिया। आप देखिए राज्य में कितना बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। राज्य में एक वर्ग ऐसा है जिसको 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और एक वर्ग ऐसा है कि इसको आपने 100 यूनिट देनी बंद कर दी। चिरंजीवी योजना का क्या असर हुआ वो आपके सबके सामने है। और ये आपकी तो यूटर्न की सरकार है। आपके शिक्षा मंत्री हो, आपके कृषि मंत्री हो, आपके बाल राज्य मंत्री हो, जब जरूरत पड़ी जब गायब है। आपके किरोड़ी लाल मीणा जी सरकार का लगातार विरोध करते रहे। आप परिवार हम पे लगाते हैं, उनके भाई को एक टिकट मिल गया, आप वो शांत बैठ गए। जब प्रदेश को जरूरत थी, जब किसानों की फसलें जब प्रदेश में खराब हो रही थी, कृषि
कृषि मंत्री को चाहिए था कि किसानों को उनकी फसल खराब होने पर मुआवजा दे, उनकी गिरदावरी करे। आप लोगों ने अगर एक भी किसान को राजस्थान में मुआवजा दिया करवा देता हूं। ये सिलसिला तो अपने 13 तो क्या 11 तारीख तक चुनाव प्रचार थमेगा, मैं जब तक चालू रखूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा जी। किसान सम्मान निधि, हाँ हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि 6,000 से 12,000 के निश्चित रूप से करेंगे। आपने जब किसानों को कर्जा माफी की बात करी थी कि 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन छोड़ के 5 साल के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, हमने 6,000 से 8,000 कर दिया। अब इन्होंने कहा एमएसपी, हाँ हम 2600 रुपए एमएसपी, अभी 2400 रुपए किया हमने, एमएसपी बढ़ाई है, 2600 रुपए करेंगे, हम कर रहे हैं, बताइए नहीं किया तो हमने 2150। हाँ जी साहब, हाँ तो जो भी 2650 है निश्चित रूप से करेंगे। 2150। हाँ तो पेट्रोल के लिए इन्होंने बोला, पेट्रोल के लिए हमने खूब इनसे कहा कि भाई कम कर दो, नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे भ्रष्टाचार किया था। यहाँ पे पेट्रोल के दाम ज्यादा होने की वजह से बाहर से स्मगलिंग होती थी और यहाँ पे टैंकर भर के आते थे। हमने बॉर्डर पे आज जयपुर और गंगानगर में लगभग 7-8 रुपए प्रति लीटर का डिफरेंस हुआ करता था, हमने वो डिफरेंस खत्म किया है। गंगानगर में 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव कम किया, वो किया है हमने। अब आपको समझ में नहीं आया लेकिन जनता को समझ में आ रही। अरे सुनो तो सही, तो फिर इन्होंने FIR की बात कर रहे। अब ये कैसे संभव है कि साहब FIR दर्ज ही नहीं होगी? इनने ही मान लिया कि साहब FIR दर्ज नहीं हो रही इसलिए वो क्राइम का आंकड़े कम आ रहे। अब ऐसे कैसे संभव है योगेंद्र जी, जो ये कहेंगे ये संभव है? ये महंगी बिजली भैया तुम्हारी वजह से, तुमने जो वो टैरिफ बढ़ा के गए हो ना, वो उसका परिणाम था कि हमको, अरे MOU किया था, उसका परिणाम था कि हमको महंगी बिजली खरीद के दूसरे राज्यों को, दूसरी ट्रांसमिशन को सप्लाई करनी पड़ी थी गर्मी के अंदर। आपको उदय योजना की जानकारी नहीं है? अब चिरंजीवी योजना, अब इनकी साहब चिरंजीवी योजना थी 25 लाख रुपए तक की। योगेंद्र जी आप ताजुब करोगे कि एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसको 25 लाख रुपए का फायदा नहीं हुआ। और उसका क्या परिणाम हुआ? 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रीमियम दिया और उसमें भ्रष्टाचार किया। 25 लाख रुपए का के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का प्रीमियम देकर इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया उसको, लेकिन एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए का फायदा हुआ। 13 लाख रुपए सिर्फ एक व्यक्ति को हुआ और 5 से 6 लाख के बीच में सिर्फ 3 व्यक्ति को फायदा हुआ। ये है इनकी। तो हम ये कह रहे कि हमने जो किया है भैया वो जनता के सामने है। हम यही तो पूछ रहे थे कि हमारी कमी हो वो बताओ, लेकिन अब कमी ढूंढ नहीं पाए, ऐसा कर दिया रे FIR को, वो चीजों की, इन चीजों से कुछ नहीं है भैया। जनता समझती है, जनता जानती है कि आज आपके 4 गुट बने हुए हैं। सचिन पायलट जी अशोक गहलोत से बात नहीं करते, टोडासरा जी सचिन पायलट से बात नहीं करते। अगर वो टीकाराम जूली विधानसभा में बोलना चाहते हैं तो वो टोडासरा जी खड़े हो जाते हैं, उनको बोलना नहीं रहता। ये सब चीजें, तो ये चीजें इनके यहाँ पे चल रही है। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। और ये कह रहे इनका पूरा एक चीज और बताओ, इन्होंने कहा कि साहब जून के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हो गए, इसके बाद में हमने कमेटी बना दी थी इस कैंडिडेट के लिए। जून में इन्होंने कैंडिडेट के लिए 5 विधानसभा जो खाली हुई उसके लिए इन्होंने जून में कैंडिडेट बता दी। इनसे कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो पाई और हमने घोषणा कर दी। अरे जब आपने जून के अंदर ही आपने टीम बना दी थी तो फिर इतना टाइम क्यों लगा घोषणा करने के लिए? तो ये सब चीजें जनता देखती है, दिख रहा है कि क्या चीज है, हकीकत क्या है, ये सब दिख रहा है। हो गई बात। अब मैं छोटे में कहना कि मेरे को अनिल के पास जाना समय हो रहा है। मैं योगेंद्र जी इनकी बात का आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने आंकड़ा फिर इनसे भी जवाब दिलवाऊंगा। मैं कंक्लूड करिए अपनी बात। मैं इसी बात को कहूंगा कि देखिए सारे तथ्यात्मक अगर बात करी जाए, ये कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए की आप 850 रुपए प्रीमियम राशि लेते थे, तो क्या आप 5 लाख रुपए पे 200 या 250 रुपए ले रहे हो क्या उसके अनुपात में? लूट कौन रहा है? हमने आपके साथ खड़े हैं और आप 850 रुपए ले रहे हैं और आप 850 रुपए ले रहे हैं और आप जनता को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ बचा के रखिए। अब जवाब तो सुनिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि साहब देखो मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना। मैंने इनसे कहा कि साहब एक भी आपने 850 रुपए की जगह 250 रुपए कर दिया। इस बात आप तो बता दो 250 रुपए कर दिएगा। 850 की जगह 250 करो तब आप ये बात बोलते हो अच्छे लगते हो। हम 850 में 25 लाख का फायदा दे रहे हैं और आप 5 लाख रुपए का फायदा दे रहे हो। यही फर्क सबके सामने आ गया। अरे आंकड़े पे बात करो गर्ग साहब, हवाई बातें मत करो गर्ग साहब, आंकड़े पे बात करो। आंकड़े पे आप बहुत पीछे हो। FIR के मामले में आपको ध्यान होगा 2019 में जब हमने कंपलसरी कर दी 30% उछाला था। चलिए मैं
माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, अनिल के पास में जाना चाहूंगा। अनिल, बड़ी खुशी होगी कि मुद्दों को आधार बना करके पार्टियां चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये टिक पाएंगे मुद्दे? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये मुद्दे हवा हो जाएंगे और चुनावी जो माहौल है उसके अंदर बयान भी आ जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी वहां पर देखने को मिलेंगे। ये मुद्दे जो आज उठाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की ओर से, कानून व्यवस्था को देख लिया जाए, पिछली सरकार की बात कर लें या इस सरकार की बात कर लें, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां उतनी सहज नहीं हैं जितनी जनता चाहती है। जनता की उम्मीद है कि इसमें और सुधार हो और जिस तरह से बढ़ता हुआ क्राइम है उस पर लगाम कैसे लग सकती है, सरकार इसमें क्या कदम उठा सकती है। ये कहा जा सकता है कि जो भी सरकार आती है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है, इस पर विचार भी किया जाता है और ये हल निकालने की कोशिश होती है कि किसी भी तरह से क्राइम को, महिला अपराध को, बढ़ते हुए अपराध को कम कैसे किया जा सकता है। लेकिन लगातार अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो ये अपराध की जो प्रवृत्ति देखी जाए या फिर अपराध के आंकड़े देखे जाए, इनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकारों को चाहिए, जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में मैसेज क्या है और विकास के जो विजन की बात कही जाती है, सही बात है। आज हम देखते हैं कि पार्टियां जो अपने घोषणा पत्र की जो बातें वादे हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया जाता है, बताते हैं कितने जो घोषणाएं हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन जनता के बीच में चुनाव तक ही टिक पाएंगी, ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो अपने आप में खड़ा होता है कि ये रह पाएंगी या फिर पार्टियां इनको नहीं रहने देंगी। बिल्कुल, उसमें मुनाफे की बात की जाएगी कि वादा क्या करना है, बोलना क्या है, किस पे क्या कीचड़ उछालना है या फिर घेरना है, आरोप लगाना। आरोप लगाना लोकतंत्र की एक खूबी है और मैं कहूंगा कि हेल्दी एटमॉस्फेयर है पॉलिटिक्स का। बट ब्लो बेल जो जब जाते हैं, जिससे मुझे लगता है कि कहीं हो सकता है कि अभी तक कुछ चर्चाएं नहीं हुई हैं, जैसे ही ये फेस्टिवल के दिन यानी कि लोकतंत्र के उत्सव के दिन नज़दीक आएंगे, आप देखना कि किस तरह से एक दूसरे छिटाकसी चलती है। और अगर वास्तव में मुद्दों को ही आधार बना करके, जो जन टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत खुशी है कि दोनों ओर से मुद्दों को आधार बनाया गया और उसी पे चर्चा की। अगर ये सब कुछ चलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुकून मिलेगा प्रदेश की जनता को, फिर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।